नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो जो है तिब्बती बौद्ध धर्म के जो सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं 14वें दलाई लामा, जिनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। इनके बयान से जो विवाद बन रहा है चीनी सरकार और इनके बीच में, उनके बारे में वीडियो में बताया गया है। दोस्तों, बात यह है कि तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता जो कि 14वीं दलाई लामा है, उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान ने घमासान मचा दिया है, चीन की राजनीति में हलचल ला दी है। वो ऐसा बयान क्या दिए हैं जिससे चीन की राजनीति में हलचल ला दिए हैं, चीनी सरकार को पसंद नहीं है, वो बयान रास नहीं आ रहा है। आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बात यह है कि 14वें दलाई लामा अभी हैं और इस 6 जुलाई को इनका 90 वर्ष पूरा हो जाएगा। 6 जुलाई को 90वां जन्म दिवस मनाएंगे और इनके बाद जो होगा वो 15वां दलाई लामा आएंगे इनके उत्तराधिकारी के रूप में। इनका उत्तराधिकारी का जो चयन होता है वो पुनर्जन्म के आधार पे होता है। मान्यता ऐसा है कि जब जो वर्तमान के दलाई लामा है, जब इनकी मृत्यु होगी तो उनका पुनर्जन्म होता है और वही जो है नेक्स्ट यानी कि अगले दलाई लामा बनते हैं। और इसी में इन्होंने एक बयान दिया है कि जो अगला दलाई लामा बनेंगे यानी कि 15वां दलाई लामा जो बनेंगे वो चीन के क्षेत्र के नहीं होंगे, चीन से नहीं होंगे, चीन के बाहर के होंगे। और ये बात जो है चीन के सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जो अगले दलाई लामा हो वो चीन के अधिकार क्षेत्र के बाहर के हों। दोस्तों, दलाई लामा स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का जो चयन होगा वो तिब्बती बौद्ध धर्म परंपराओं के अनुसार होगा और इस प्रक्रिया में चीन की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी। और ये बयान चीन सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि चीन के नियमों के अनुसार अगले दलाई लामा का चयन हो और वो चीन के अधिकार क्षेत्र में ही हो। और ये दलाई लामा 14वें दलाई लामा जो हैं ये चाहते हैं कि ऐसा न हो और यही विवाद का कारण बना हुआ है। दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी जो है गार्डन फोरम ट्रस्ट को सौंप दी है। उन्होंने कहा है कि यही ट्रस्ट अगले उत्तराधिकारी का चयन करेंगी और पूरी तरह से बौद्ध धर्म परंपराओं के अनुसार, न कि चीन सरकार के अनुसार या फिर किसी और संगठन के अनुसार। दोस्तों, इसके साथ ही दलाई लामा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी जो संस्था है, दलाई लामा का संस्थान जो है वो भविष्य में जारी रहेगा। यह बात उन्होंने एक आधिकारिक बयान में कही। उन्होंने 2011 में एक वादा किए थे कि दलाई लामा ने बताया था 24 सितंबर 2011 को कि तिब्बती बौद्ध धर्म परंपराओं के प्रमुखों की बैठक में उन्होंने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि आने वाले समय में यह विचार किया जाएगा कि जो उनका दलाई लामा का संस्थान है वो भविष्य में जारी रहेगा कि नहीं। उनके बारे में उन्होंने कहा था कि जब मैं लगभग 90 वर्ष का हो जाऊंगा तब मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं के जो उच्च लामा हैं, तिब्बती जनता और अन्य संबंधित लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात मैं ये बताऊंगा कि जो संस्था है उसे भविष्य में जारी रहने दिया जाएगा कि नहीं रहने दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी उन्होंने बात कहा। उन्होंने कहा कि इस विषय पर अभी तक तो कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई है, परंतु पिछले जो 14 साल हुए 2011 के बाद से जो 2025 चल रहा है और इस बीच में कई तिब्बती धर्म परंपराओं के नेताओं ने तिब्बती संसद के सदस्यों, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, एनजीओ, हिमालयी क्षेत्र, मंगोलिया, रूस के बौद्ध गणराज्य और चीन सहित एशिया के कई देशों के जो बौद्ध अनुयायी हैं, उन्होंने दलाई लामा को पत्र लिखा और कहा है कि यह जो दलाई लामा का संस्थान है उसे भविष्य में भी जारी रखा जाए। तिब्बत के भीतर से भी कई चैनलों के माध्यम से भी उनसे अपील करी गई है कि ये जो संस्था है उसे जारी रखा जाए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि ये संस्थान भविष्य में जारी रहेगी। दोस्तों, दलाई लामा ने ये दोहराया कि अगले दलाई लामा की जो पहचान होगी, मान्यता की पूरी प्रक्रिया का अधिकार जो होगा वो केवल गार्डन फोरम ट्रस्ट को है। उसी के पास से उन्हीं के अनुसार ये सारे कार्य किए जाएंगे।
उनके आधिकारिक कार्यालय का हिस्सा है। कोई अन्य व्यक्ति या फिर कोई संगठन या कोई सरकार इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोस्तों, इनके साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए चीन को निशाना साधते हुए चीन का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के इसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका, किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। दलाई लामा ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि कोई और अगले दलाई लामा की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन मौजूदा दलाई लामा की मौत जब होगी तो इनके मौत के पश्चात अगले दलाई लामा यानी कि 15वें दलाई लामा की नियुक्ति खुद से ही कर देगी चीन की सरकार। और इसलिए उन्होंने सभी से अपील करी है, तिब्बती परंपराओं के अनुसार कहा है कि जब भी अगर ऐसा सरकार करती है तो उनके द्वारा नियुक्त किए गए उत्तराधिकारी को आप न माने, उन्हें दलाई लामा के रूप में स्वीकार न करें और आप पूरी तरह से तिब्बती परंपरा के अनुसार उत्तराधिकारी का चयन करें, जिसमें विभिन्न तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रमुखों और धर्म रक्षकों की भूमिका होगी, जो इस आध्यात्मिक परंपरा से गहराई से जुड़े हों, न कि चीन सरकार द्वारा थोपे गए किसी अनुयायियों को आप स्वीकार कर लें। दोस्तों, 6 जुलाई को मैंने जैसे कि पहले बताया कि 6 जुलाई को अपना 90वां जन्म दिवस, इस अभी जो 14वां दलाई लामा है वो अपनी 90वां जन्म दिवस मनाने वाले हैं। इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम है वॉइस फॉर द वॉइसलेस, और इसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि जो अगला अवतार होगा, जो अगला पुनर्जन्म होगा दलाई लामा का, वो चीन के बाहर होगा, स्वतंत्र दुनिया में होगा, संभवतः भारत या फिर किसी अन्य क्षेत्र में जहां पर तिब्बती बौद्ध धर्म की स्वतंत्रता बनी रहे। उन्होंने कहा कि पुनर्जन्म का उद्देश्य जो है मेरे कार्य को आगे बढ़ाना है, इसलिए नया दलाई लामा का एक स्वतंत्र विश्व में जन्म लेना बहुत ही जरूरी है ताकि वह तिब्बती बौद्ध धर्म का नेतृत्व कर सके स्वतंत्र पूर्वक और तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन सके। उनका मानना है कि अगर चीन के अधिकार क्षेत्र से कोई बनता है तो चीनी सरकार के प्रभाव में रहेगा, वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे, इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए उनका कहना है कि जो अगला पुनर्जन्म होगा वो भारत के बाहर ही होगा और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लायक होगा। इसलिए हमें अच्छे से उनका बौद्ध धर्म के परंपराओं के अनुसार चुनाव करना है। दोस्तों, चीन ने इस बयान को तुरंत खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है कि जो अगला दलाई लामा हो वो चीन से बाहर के हो। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दलाई लामा जो है एक राजनीतिक निर्वासित हैं और उन्हें तिब्बती लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। जीवित बुद्ध की वंशावली चीन के तिब्बत में विकसित हुई और उत्तराधिकारी का चयन जो है चीनी कानूनों और परंपराओं के अनुसार ही होना चाहिए। हालांकि एक बार फिर दलाई लामा ने साफ किया कि उनके उत्तराधिकारी की खोज जो है और पहचान की जिम्मेदारी जो है फोनरंग फाउंडेशन के पास होगी और किसी के पास नहीं। कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं कर सकता है। उन्होंने बौद्ध समुदायों से अपील भी करी है कि चीन के द्वारा जो थोपे जाएंगे उन्हें मानना नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं करना है। तो यही जो बयान है अभी हलचल मचाए रखे हुए राजनीति में, चीन सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये सुर्खियों में बने हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।